हेलो बच्चों लोग, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुकुल की पाठशाला पे। आज की इस वीडियो में सीबीएसई बोर्ड ग्रामर पूरी कंप्लीट कर देंगे हिंदी की, वो भी सिर्फ वन शॉट में। तो जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलते हैं फटाफट से हम अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात आती है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं। तो आपको पता है कि 3 भेद हमको पढ़ने हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तीनों को कंप्लीट करेंगे, इनके जो क्वेश्चंस हैं वो भी कंप्लीट कराएंगे। तो चलते हैं सबसे पहले हम सरल वाक्य की तरफ। बिल्कुल भी समय खराब नहीं करना क्योंकि बोर्ड एग्जाम बिल्कुल सर पे है। तो सरल वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में एक उद्देश्य यानी कर्ता तथा एक विधेय क्रिया होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। मतलब मैं आपको बताऊं कि जिसमें केवल एक काम करने वाला व्यक्ति हो और एक ही काम हो रहा हो उसको सरल वाक्य कहते हैं। कैसे? तो इसको समझने के लिए चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ। जैसे देखिए दिखा है यहाँ पे वर्षा हो रही है, तो यहाँ पे देखिए केवल एक ही काम हो रहा है, क्या? वर्षा हो रही है। दूसरा क्या है? मोहन पतंग उड़ा रहा है। तो करने वाला कितना है? केवल एक ही व्यक्ति तो है, कौन? मोहन। और क्या कर रहा है? पतंग उड़ा रहा है। तो एक ही काम हो रहा है, क्या? पतंग उड़ रही है। दूसरा है आकाश वैलेंटाइन में घूमने जा रहा है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति है, कौन? आकाश। क्या कर रहा है? घूमने जा रहा है। किस दिन? वैलेंटाइन। तो यहाँ पे एक ही काम हो रहा है, तो इसलिए ये सरल वाक्य हमारा कहलाता है। अगला उदाहरण है बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। इसी तरीके से अगला है काचिर को भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ दिया हुआ है हमको काचिर को भी हम पढ़ेंगे। हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। फूलों के लिए बाजार गया। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो फूलों को खरीदने के लिए कहाँ गया है? बाजार गया है। तो ये सारे हमारे सरल वाक्य हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें संयुक्त वाक्य की, तो संयुक्त वाक्य में क्या है? जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त उपवाक्य कहते हैं। परेशान मत होइए, एक एक चीज समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो बने रहिए, समझते रहिए। जो शब्द एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। मतलब एक या एक से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए जिनका प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। आगे क्या है? क्रिया हो और दोनों वाक्य पूरा मतलब बना रहे हो। मतलब क्या हो? दो काम हो रहा हो, दोनों क्रिया हो और दोनों का मतलब क्या है? क्लियरली पता चल रहा हो। अभी उदाहरण में जब चलेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आगे क्या कहते हैं? शब्द और, तथा, एव, या, अथवा, परंतु, इसलिए, तो, अतः आदि से क्या हो? जुड़े हों। ठीक है। आगे क्या कहते हैं? वाक्य में दो या अधिक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। तो ये होता है हमारा संयुक्त वाक्य। चलिए संयुक्त वाक्य के उदाहरण की तरफ चलते हैं ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ सके। तो क्या है? माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई। तो यहाँ दो काम है। पहला क्या है? माँ जो है वो कहाँ गई? बाजार गई। दूसरा क्या है? सब्जियां लेकर के आई। तो ये दो अलग अलग काम है। ठीक है, और से ये आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा संयुक्त वाक्य हो जाता है और दोनों काम एक दूसरे से क्या है? स्वतंत्र हैं। आप खाना खाएं और आराम करें। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम क्या करना है? खाना खाना है और दूसरा क्या है? आराम करना है। आप चाय पिएंगे या कॉफी? तो चाय पिएंगे या कॉफी दोनों क्या है? अलग अलग चीजें हो जाती हैं। राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया। राम बीमार है एक बात हो गई और स्कूल नहीं आया दूसरी बात। और इनको जोड़ने के लिए बीच में हमारे पास क्या यूज हुआ है? इसलिए का हमने प्रयोग किया है। अगला क्या कहते हैं? विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो अवश्य सफल होता है। मतलब कोई विद्यार्थी है अगर परिश्रम करता है तो वो सफल जरूर होता है। तो यहाँ पे ये बात कही गई, दोनों अलग अलग काम है। विद्यार्थी परिश्रम करता है और सफल होता है। अगला क्या है? बाजार में हड़ताल है अतः बाजार बंद है। तो बाजार में हड़ताल है एक बात हो गई और बाजार बंद है एक बात हो गई और दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। बाजार में हड़ताल है अतः बाजार बंद रहेगा।
ठीक है, ये ऊपर वाला ही रिपीट हो गया है। चलिए चलते हैं इसी के साथ में वीडियो में आगे और बात करते हैं अपने मिश्र वाक्य की। तो मिश्र वाक्य हमको क्या दिया गया है, कहते हैं जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं या मिश्रित वाक्य कहलाता है। तो आसान भाषा में एक चीज़ बताऊं कि जिसमें एक कोई काम हो वो दूसरे व्यक्ति पर निर्भर करे तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य हो जाता है। जैसे इनमें शब्द होंगे कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, यद्यपि, तथापि आदि जैसे शब्द यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं उदाहरण की तरफ ताकि अच्छे से चीज़ें हमको समझ में आए। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, पहला उदाहरण हमारे पास में है, जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। तो शाम होने पे बिजली का जाना क्या करता है, निर्भर करता है। तो जब किसी एक चीज़ पे दूसरी चीज़ निर्भर करती है तो वहाँ पे मिश्र वाक्य हो जाता है। दूसरा है, जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब पढ़ेंगे लेकिन कब, जब हमारा नई कक्षा में दाखिला होगा। तो दाखिले पे ही निर्भर करती है इनकी पढ़ाई। तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। अगला क्या है, जब राम आया तो श्याम चला गया। ठीक है, राम आया एक काम हुआ और राम के आने पे निर्भर कर रहा है क्या, श्याम का जाना। दूसरा है, उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने हैं। उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, उसी लड़के को, लड़के के जूते पे निर्भर करता है कि किस लड़के को हमको यहाँ पे बुलाना है। अगला है, अब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी। ठीक है, यहाँ पे होगा जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी। वैसे ये भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आंधी के आने पे क्या निर्भर करता है, धूल का उड़ना निर्भर करता है। तो ये हो जाते हैं मिश्र वाक्य के कुछ उदाहरण। इसी के साथ में हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य कंप्लीट कर लिया। इसके और अच्छे प्रिपरेशन के लिए चलते हैं अपनी अगली पीडीएफ पे और बहुत सारे PYQ क्वेश्चंस जो है उनकी प्रैक्टिस करते हैं। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आएंगे और इसके बाद अपने अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ बात करते हैं वाक्य भेद के जो हमारे PYQ क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, भाग ए वाक्य भेद पहचान हमें दिया गया है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य को समझ करके बताना है कि कौन सा सेंटेंस आपके किस वाक्य पे आधारित है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न हमको दिया गया है, मोहन ने किताब पढ़ी। देखिए मोहन यहाँ पे एक क्या है, करता है और एक ही काम हो रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि करने वाला एक हो और काम भी एक ही हो रहा हो तो वहाँ पे हमारा सरल वाक्य हो जाता है। दूसरा है, वर्षा होने लगी तो लोग घर लौट गए। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, वर्षा के ऊपर ये निर्भर करता है कि लोग घर वापस लौट गए। और मैंने जब आपको चीज़ें बताई थी, समझाया था कि जब किसी एक कार्य पे कोई दूसरा कार्य निर्भर करता है तो वहाँ पे हमारा मिश्र वाक्य हो जाता है। तीसरा है, सीता बाजार गई और सब्जियां खरीदी। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि सीता बाजार गई एक कार्य है और जाके वहाँ पे इन्होंने सब्जियां खरीदी दूसरा कार्य है। तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य हमारा सही हो जाएगा। तीसरा है, जब सूर्य निकलता है तो पक्षी गीत गाने लगते हैं। अब सूर्य के निकलने पर यह निर्भर करता है कि पक्षी गीत गाएंगे। अगर सूर्य जल्दी निकलेगा तो पक्षी जल्दी चहचहाने लगेंगे और देर से निकलेगा तो देर से चहचहाने लगेंगे। इसलिए ये हमारा मिश्र वाक्य हो जाता है। पांचवा हमको दिया है, बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। इसका मैंने उदाहरण आपको जब कराया था तब भी बताया था, ये हमारा सरल वाक्य हो जाता है। इसी के साथ में जो छठा वाक्य दिया है, राधा ने कहा कि वह कल आएगी। तो यहाँ पे राधा ने कहा कि वह कल आएगी, तो ये हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। सातवां है, मैं विद्यालय गया लेकिन शिक्षक नहीं आए। ये दोनों दो विपरीत कार्य हैं और दोनों अलग अलग कार्य हैं। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा क्या है, संयुक्त वाक्य हो जाता है। आठवां है, बारिश बंद हो गई। तो बारिश बंद हो गई, इसमें सिंपल सी बात कही जा रही है, इसलिए ये सरल वाक्य है क्योंकि यहाँ पे करने वाला भी एक ही है, काम भी एक ही हो रहा है। ठीक है, तो सब कुछ एक होने की वजह से ये क्या है, सरल वाक्य हो जाता है। नौवां है, राम ने कविता लिखी और सीता ने चित्र बनाया।
अब यहाँ पे राम ने कविता लिखी एक कार्य है, सीता ने चित्र बनाया एक कार्य है, और दोनों को और से जोड़ा गया है, इसलिए ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाता है। इसी के साथ में बात करें 10वें प्रश्न की, तो हमें क्या दिया गया है, अगर वह पढ़ाई करेगा तो सफल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसके पढ़ाई करने पे निर्भर करता है कि वो सफल होगा या नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा, क्योंकि जब कोई एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर करता है तो उसको हम मिश्र वाक्य कहते हैं। इसी के साथ में हमारे पास भाग बी है, यानी कि हमारा दूसरा भाग आ चुका है, जिसमें वाक्य परिवर्तन करना है। आपके पेपर में 5 प्रश्न आते हैं जिनमें आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे है मीना बाजार गई, मिश्र वाक्य में बदलना है। तो इसको क्या लिखेंगे, जब मीना बाजार गई तब उसने खरीदारी की। इसी तरीके से दूसरा है बारिश हो रही है, तो ये आपका सरल वाक्य है, इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो इसको क्या लिखेंगे, बारिश हो रही है और ठंडी हवा चल रही है। ठीक है, आप कोई और दूसरा सेंटेंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल देके आपको समझाया है। 13वां प्रश्न है राम सो रहा है और श्याम पढ़ रहा है। तो इसको हमें सरल वाक्य में करना है, हमें संयुक्त वाक्य में दिया गया है। आई होप आपको बड़ा आसान लग रहा होगा, देख के ही पहचान जा रहे हैं कि कौन सा सरल वाक्य है, कौन सा संयुक्त वाक्य है और कौन सा मिश्र वाक्य है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, राम और श्याम अपने अपने काम में लगे। ठीक है, इसके बाद में हमें अगला क्या दिया गया है, जब पवन तेज चलती है तो झाड़ियाँ हिलती हैं। तो यहाँ पे हवा के तेज चलने से झाड़ियाँ हिलती हैं, इन्हें हमें क्या करना है, सरल वाक्य में बदलना है। तो क्या लिखेंगे, तेज पवन से झाड़ियाँ हिलती हैं। इसी तरीके से 15वां हमें दिया गया है, सीता ने कहा कि मिठाई खाएगी। सीता ने कहा कि वह मिठाई खाएगी, इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो क्या होगा, सीता ने कहा और वह मिठाई खाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, वाक्य परिवर्तन करना होता है। इसी के साथ में हम तीसरे भाग पे चलते हैं, जिसमें हमें क्या दिया जाता है, उपवाक्य पहचानने के लिए दिया जाता है। बोर्ड एग्जाम में आने वाले हर टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे हैं, एक एक चीज़ आपको समझाया है, तो परेशानी नहीं होगी, केवल आपको अच्छी तरीके से वीडियो को देखना है। तो 16वां प्रश्न है, वह कहता है कि वह कल आएगा। इसमें हमें बताना है आश्रित उपवाक्य है ये हमारा, क्योंकि उसके ऊपर निर्भर कर रहा है। ठीक है, आश्रित उपवाक्य क्या है कि वह कल आएगा, भेद क्या है, संज्ञा उपवाक्य हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में 17वां प्रश्न है, क्या है, अगर तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। तो इसमें क्या है, अगर तुम मेहनत करोगे, ये हमारा आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। भेद की बात करें तो ये हमारा शर्तवाचक है। ठीक है, कि अगर मेहनत करोगे तो ही सफलता मिलेगी, मेहनत नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, क्रिया विशेषण उपवाक्य हमारा हो जाता है। 18वां है, जब मेला शुरू हुआ बच्चे झूले पर चढ़ गए। ठीक है, तो ये आश्रित उपवाक्य इसमें क्या है, जब मेला शुरू हुआ। भेद क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य हमारा हो जाता है। 19वां और 20वां प्रश्न हमको क्या दिया है, राम ने कहा कि वह परीक्षा में अच्छा करेगा। तो यहाँ पे आश्रित उपवाक्य है कि वह परीक्षा में अच्छा करेगा। भेद हमारा क्या है, संज्ञा उपवाक्य है, क्योंकि राम एक क्या है, संज्ञा है। अगला है, सीता ने बताया कि वह किताब पढ़ रही है। तो आश्रित उपवाक्य है कि वह किताब पढ़ रही है, और भेद क्या है, सीता। तो सीता यहाँ पे हमारा क्या है, संज्ञा हो जाता है। तो अगला हमारे पास आ जाता है वाच्य। वाच्य आपको पता है 3 होते हैं हमारे पास में, कौन कौन से, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्म की, और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। वाच्य 3 है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, एक एक चीज़ याद रखिएगा, एक एक चीज़ डिटेल में समझाऊंगा भी आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, कृतवाच्य। ठीक है, क्या कहते हैं, जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है, क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन कारक के अनुसार होता है और इसका सीधा संबंध कर्ता से होता है, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, कृत्यवाच्य हो जाता है। ठीक है, इसको याद करने के लिए आसान तरीका क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका है, सक्रमक और अक्रमक। तो कर्ता ने नथिंग,
ठीक है। तो इसमें क्या है, मतलब बीच में कर्ता के साथ में क्या होगा, ने का प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ में कर्मवाच्य की तरफ। एक एक चीज अच्छे से आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, सीखते जाइए। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है और कर्ता की स्थिति में स्वयं कर्म होता है, तो उसे क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। तो इसमें एक चीज याद रखिएगा, क्या, कर्ता के साथ में से या द्वारा, के द्वारा का प्रयोग करेंगे। या तो से का प्रयोग होगा, या तो द्वारा का प्रयोग होगा, या के द्वारा का प्रयोग होगा। तो ये पहचानने का आसान तरीका है। जब अभी इसके उदाहरण कराऊंगा तो चीजें आपको समझ में आएंगी। तो चलते हैं इसी के साथ भाववाच्य की तरफ। तो क्या है, इस वाच्य में कर्ता अथवा कर्म की नहीं बल्कि भाव को प्रधानता देते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया सदा पुल्लिंग आक्रमक एक वचन होती है। तो भाववाच्य सदा मेरा क्या होता है, एक वचन होता है और पुल्लिंग को दिखाता है। इसमें कर्ता के साथ में से और नहीं का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसी के साथ में कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य हमने पढ़ लिया। अब फटाफट से क्या करते हैं, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो उसके लिए हम चलते हैं अपनी अगली पीडीएफ पे। तो इसी के साथ में वाच्य की सारी डिटेल हमने अच्छे से पढ़ ली। अब चलते हैं वाच्य के बहुत सारे क्वेश्चंस की तरफ और कंप्लीट करते हैं उनको। 3 भाग में प्रश्नों को कराएंगे। पहला भाग जो है उसमें वाच्य को हमें पहचानना होगा और उसका भेद लिखना होगा। तो चलिए फटाफट से चलते हैं अपने वीडियो में आगे और कंप्लीट करते हैं वाच्य के PYQ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे पहला है, लेखक ने आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। तो आपको बता देते हैं यहाँ पे लेखक क्या है, लेखक हमारा कर्ता है, ठीक है। और यहाँ पे काम क्या कर रहा है वो, तो वो समझा, ठीक है। समझा यहाँ पे हमारी क्या हो जाती है, क्रिया हो जाती है। तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। दूसरा है, सैनिकों द्वारा सीमा की कड़ी निगरानी की जा रही है। तो क्रिया क्या है, की जा रही है, और क्या कर रहे हैं, और कर्म क्या है यहाँ पे, तो कर्म हमको दिया गया है कड़ी, ठीक है, निगरानी। तो ये चीज याद रखिएगा। तो इसमें हमारा हो जाता है कर्मवाच्य, क्योंकि सैनिकों का कर्म ही है कि वो सीमा की कड़ी निगरानी करें। तीसरा है, सभा में अनुशासन बनाए रखा गया। सभा में अनुशासन बनाए रखा गया। तो इसमें बता देते हैं आपको कि इस वाक्य में क्रिया क्या है, बनाए रखा गया, और ना ही कोई कर्ता है और ना ही कोई कर्म के लिंग, इसलिए ये हमारा क्या हो जाता है, भाव की प्रधानता दे रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, भाववाच्य कहेंगे। इसी तरीके से चौथा है, शिक्षक विद्यार्थियों को जीवन मूल्य सिखाते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को जीवन मूल्य सिखाते हैं। तो इसमें इस वाक्य में शिक्षक क्या है, कर्ता है, ठीक है, और सिखाते हैं हमारा क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कृतवाच्य। क्या कहेंगे, कृतवाच्य कहेंगे। पांचवा है, नियमों का पालन ना करने पर दंड दिया जाएगा। ना ही इसमें कोई कर्ता है और ना ही इसमें कोई कर्म हमको दिया गया है। तो इस वजह से ये हमारा क्या हो जाता है, भाववाच्य हो जाता है। बात करें छठे की, तो मजदूरों ने कठिन परिश्रम से सड़क बनाई। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, मजदूर हमारे क्या है, कर्ता है, ठीक है, और यहाँ पे बनाई क्या हो जाएगी, हमारे पास क्रिया हो जाएगी। तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कृतवाच्य हो जाएगा। तो चीज़ें समझ में आपको अच्छे से आ गई होंगी। जिन्होंने स्टार्टिंग से देखा है कोई दिक्कत नहीं होगी। सातवां है, मैदान में बच्चों द्वारा हर्षोल्लास से खेला जा रहा है। यहाँ पे हर्षोल्लास एक क्या है, भावना है। तो इसलिए सातवां हमारा क्या होगा, भाववाच्य हो जाएगा। आठवां हमको दिया है, समाज में नैतिक मूल्यों को अपनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे समाज में नैतिक मूल्यों को अपनाया जाना चाहिए, ये एक हमारा क्या है, कर्मवाच्य हो जाता है। इसी के साथ में हमने भाग ए समाप्त कर लिया। भाग यानी भाग बी की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो हमारे पास में सेक्शन बी है, उसमें क्या करना है, वाच्य को परिवर्तित करना है। मतलब आपको कर्मवाच्य दिया होगा, कहेगा भाववाच्य बनाओ, भाववाच्य होगा, कहेगा कृतवाच्य बनाओ। तो इस तरीके से वाच्य परिवर्तन हमको करना होता है। तो 9वां प्रश्न हमारे पास में है, प्राचार्य ने छात्रों को पुरस्कार दिए। इसको हमें क्या करना है, कर्मवाच्य में बदलना है। तो आपको बता दें क्या होगा, प्राचार्य द्वारा छात्रों को पुरस्कार दिए गए, ठीक है, प्राचार्य द्वारा छात्रों को पुरस्कार दिए गए। इसी के साथ में 10वां हमारे पास में है,
नागरिक देश के कानूनों का पालन करते हैं। इसको भाववाच्य में बदलना है तो क्या हो जाएगा, नागरिकों द्वारा देश के कानूनों का पालन किया जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, नागरिकों द्वारा देश के कानून का पालन किया जाता है। इसी के साथ 11वां है, पुलिस द्वारा अपराधी को पकड़ लिया गया। इसको कन्वर्ट करना है कृतवाच्य में तो क्या होगा, हमारे पास में पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया, पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया। ठीक है, पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया। इसी के साथ में 12वां है, विद्वानों ने इस विषय पर गंभीर विचार किया। विद्वानों ने इस विषय पर गंभीर विचार किया, कर्मवाच्य में बदलना है तो हो जाएगा विद्वानों द्वारा इस विषय पर गंभीर विचार किया गया। विद्वानों द्वारा इस विषय पर गंभीर विचार किया गया। 13वां है, परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा, परीक्षा या परीक्षार्थी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये कृतवाच्य हमारा हो जाएगा। 14वां हमें दिया गया है, किसान फसल की सिंचाई कर रहे हैं। इसके हमें भाववाच्य में बदलना है तो क्या हो जाएगा, किसानों द्वारा फसल की सिंचाई की जा रही है। तो इसी के साथ में हमने भाग 2 समाप्त कर लिया। चलते हैं भाग 3 की तरफ, जिसमें हमें परिभाषाएं लिखने के लिए कहा गया है। क्या है, परिभाषा पर आधारित प्रश्न है हमारे पास में। चलिए फटाफट से इनको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो 17वां प्रश्न है, कृतवाच्य की परिभाषा लिखिए। आपको बता दें, क्रिया के उस रूपांतर को कृतवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता की बोध हो। इतनी देर से हमने इतने सारे एग्जाम्पल किए। कृतवाच्य में हमने देखा था कि कर्ता जो होता है, ठीक है, कर्ता जो होता है वो कोई ना कोई क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, कृतवाच्य कहते हैं। तो परिभाषा लिखेंगे, क्रिया के उस रूपांतर को कृतवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो। इसी के साथ में दूसरा है, कर्मवाच्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको बता देते हैं, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होता है वहाँ कर्मवाच्य हो जाता है। तो इसी के साथ में 19वां प्रश्न है, भाववाच्य की परिभाषा लिखिए। तो आपको बता देते हैं कि क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान या कही गई बात का विषय ना तो कर्ता है और ना ही कर्म है, बल्कि क्या है, भाव है, उसे भाववाच्य कहते हैं। देखिए पेन कॉपी लेके बैठिए, एक एक चीज़ लिखते जाइए, पढ़ते जाइए, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 90+ लाना है तो, वरना चीज़ें सुन लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन फिर भूल जाएंगे। तो इस वजह से पेन कॉपी जरूर लेके बैठिए। 20वां प्रश्न है, कृतवाच्य और कर्मवाच्य में 2 अंतर लिखने हैं। तो आपको बता देते हैं, पहली चीज हमारे पास कर्ता, कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है जबकि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, तो इनको 2 अलग अलग चीज़ों में बताना है। तो पहला इनकी प्रधानता में बता सकते हैं और दूसरा क्रिया का रूप बता सकते हैं। कृतवाच्य में क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होता है, जबकि कर्मवाच्य में क्रिया का रूप जो होता है वो आपके कर्म के आधार पर होता है। तो ये हो जाते हैं हमारे सेक्शन सी के आंसर्स। तो वाक्य और वाच्य के PYQ क्वेश्चंस हमने समाप्त कर लिए हैं। बात करते हैं अलंकार की। आपको पता है कि अलंकार के 2 भेद होते हैं, एक होता है शब्दालंकार और वहीं होता है दूसरा अर्थालंकार। अगर बात करें शब्दालंकार की तो शब्दालंकार के अंदर अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार आते हैं। और वहीं अगर हम बात करते हैं अर्था अलंकार की, यहाँ पे अर्था होगा, एक आ की मात्रा कम है, लगा लीजिएगा। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण जो है इसको हमें पढ़ना होता है। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे और आपके सिलेबस में जितने अलंकार हैं उनको कंप्लीट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले बात आती है उपमा अलंकार की। तो क्या कहा जाता है, जिस अलंकार में उपमेय और उपमान में किसी ना किसी प्रकार की समानता या तुलना दिखाई देती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। इसकी एक और परिभाषा है, मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ उपमेय में उपमान की उसके रंग, रूप, गुण आदि के आधार पे तुलना की जाती है, वहाँ पे आपका उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार हम पहचानेंगे कैसे, इसमें सा, जैसी, सुदृश्य, समान मतलब
कुल मिला के ऐसे कहें तो कंपैरिजन किया जा रहा होगा और कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करके दोनों चीजों में तुलना बताई जा रही होगी। तो यहाँ पे उदाहरण क्या है, वह फूला फूला कदम के फूल की तरह खिल उठी। तो यहाँ पे देखिए तरह आया है, तो तरह का मतलब क्या, एक कंपैरिजन किया जा रहा है। इसी तरीके से दूसरा है अजय भीष्म पितामह के समान पराक्रमी और दृढ़ हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया, समान। तो जहाँ पे ऐसे शब्द आएंगे हमें पता चल जाएगा तुलना की जा रही है। अगर आप वाक्य को 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। एक है हमारा पीपर पात सरिस मंडोला। तो अगर हमारे पास में सरिस का यूज हुआ है तो भी वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। मतलब क्या है, पीपल के पत्ते के समान हमारा मन हिलने डुलने लगा। तो सरिस का मतलब यहाँ समान यानी तुलना से लिया गया है। इसी तरीके से आगे बात करें, नदी के जल सी पावन तेरी हंसी। तो यहाँ सी का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। पहले सभी अलंकार कंप्लीट करते हैं और उसके बाद चलते हैं PYQ क्वेश्चन की तरफ। तो इसके बाद में दूसरे नंबर पे हमारा अलंकार आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है, पहले परिभाषा बता दूं। जहां उपमेय और उपमान के बीच में संभावना की जाती है तथा मनो मानो, मनोमानो, जन जानो आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की अगर बात करें पहचान, तो इसमें हमेशा हम क्या करते हैं, संभावना व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। तो यहाँ पे क्या देखो, ज्यों का प्रयोग हुआ है, तो इस वजह से ये क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। एक उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मानो नीलमन सैल पर आतप पर प्रभात। तो यहाँ पे देखिए मानो का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। देखिए मानो आया तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनो नीलमन सैल पर, यहाँ सैल लिखा है, यहाँ पे होगा हमारे पास सैल, सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो मनहु आया तो इसलिए यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो इसी के साथ चलते हैं श्लेष अलंकार की तरफ। तो श्लेष अलंकार क्या होता है, श्लेष का शाब्दिक अर्थ अगर हम बताएं तो होता है चिपका हुआ। अर्थात जब एक ही शब्द में या एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ मिलते जुलते हों प्रयोग, तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रयोग क्या दिया गया है, एक शब्द का प्रयोग 2 या उससे ज़्यादा मतलब निकले। ठीक है, इसका मतलब क्या कहा जा रहा है, एक ही शब्द प्रयोग होगा लेकिन उसके 2 अर्थ निकलेंगे या 2 से अधिक अर्थ निकलेंगे। जैसे हिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पानी तो एक ही शब्द है ना, लेकिन इसको 3 पक्ष में लिया गया है, एक मोती के, एक मानुष के और एक चून के। तो ये चीज कही गई है, दोनों शब्द वाक्य में अच्छे से प्रयोग हो जाएं, मतलब जो हमारे शब्द हैं वो अच्छे से अर्थ जो है अपना अपना अलग अलग बताएं। तो इसके साथ ही हमारे पास अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार आपको बता देता हूं, जब किसी वस्तु व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बढ़ा, लिखा है यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के होगा। ठीक है, जब बढ़ा चढ़ा कर किया जाए तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। तो याद रखिएगा अतिशयोक्ति अलंकार की पहचान क्या है, यहाँ चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताएंगे। जैसे आपने सुना होगा ना कि अभी एक थप्पड़ मारूंगा मर जाओगे। यार एक थप्पड़ तुम्हारा क्या है, अपने हिसाब में हल्का थप्पड़ है क्या जो मर जाओगे, वही चीज़ यहाँ पे है कि बढ़ा चढ़ा के चीज़ बताई जाती है। या कहते नहीं है कि हल्दी घाटी के युद्ध में पूरी धरती खून से रंग उठी, क्या धरती खून से रंगी जा सकती है, नहीं। यहाँ पे बढ़ा चढ़ा की चीजों को बताया गया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। कुछ उदाहरण यहाँ पे हैं, पंखुड़ी लगे गुलाब की परिह गात खरोट। मतलब क्या है, गुलाब की पंखुड़ियों को छूने मात्र से शरीर पर खरोच लग जाती है। ऐसा कभी पॉसिबल है कि आप गुलाब की पंखुड़ी या किसी भी फूल की पंखुड़ी को छुइए और आपको खरोच लग जाए, नहीं।
तो यहाँ पे क्या है, बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, इसलिए यहाँ पे हमारा अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अगले नंबर पे हमारे पास क्या है, मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन इंग्लिश में कहते हैं। आपको बता दें मानवीकरण में क्या होता है, किसी भी निर्जीव चीज को सजीव तरीके से दिखाया जाता है। तो क्या दिया है, जब प्राकृतिक वस्तुओं को जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीजों में सजीव होना दर्शाया जाए, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिए, जब भी किसी निर्जीव को सजीव की तरह हम दिखाएंगे तो वहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, वहां पे मानवीकरण हो जाएगा। तो उदाहरण क्या है, अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर। क्या कोई शहर अपनी एक टांग पे खड़ा हो सकता है? नहीं। यहाँ शहर को एक इंसान की तरीके से, एक विकलांग व्यक्ति की तरीके से दिखाया गया है, इसलिए ये आपका मानवीकरण हो जाएगा। अगला है, सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुन गान। तो क्या लहरें गाना गा सकती? नहीं गा सकती हैं, तो यहाँ पे भी क्या है, मानवीकरण है। अगला है, आगे आगे नाचती गाती बाजार चली। तो क्या कोई बाजार नाचते गाते चल सकता है? नहीं चल सकता है, इसलिए यहाँ पे भी हमारा क्या है, मानवीकरण हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से बच्चों कंप्लीट कर लेते हैं अलंकार के PYQ क्वेश्चन, जिसके साथ ही अलंकार पूरी तरीके से हमारा समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें दिया है, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, अर्थ धरो धुन बान कुठारा। इसमें कौन सा अलंकार है हमको बताना है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे हमारे पास सम आया है, तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था सम, सरिस और ऐसे शब्द आते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है। तो पहले का सही जवाब हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। दूसरा हमको क्या दिया गया है, कहते हैं चरण कमल बंदो हरिराई। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार लिखना है, तो जब भी डैश आपको मिल जाए तो समझ जाइएगा वहाँ पे हमारा कौन सा अलंकार होगा, वहाँ पे हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। इसी के साथ तीसरा है, मेघ आए बड़े बन ठनके। ठीक है, मेघ आए बड़े बन ठनके, तो आपको बता देते हैं यहाँ पे बादल जो है, मतलब जो निर्जीव है उसको सजीव की तरह दिखाया गया है। और मैंने आपको बताया था जब किसी निर्जीव को सजीव की तरह दिखाते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, मानवीकरण हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है हमारा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। इसी के साथ में हमारे पास चौथा है, मुख चंद्र समान सुहावन। तो यहाँ समान आया है, तो समान सुन के ही आप समझ गए होंगे ये हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, ये उपमा अलंकार हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। तो दिया गया है, नयन नील कमल से शोभित। इसमें कौन सा अलंकार है, तो आपको बता देते हैं कि इसमें भी उपमा अलंकार है। ठीक है, क्योंकि से का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसी के साथ में हमारे पास में आता है छठा, हंस बिजली सी चमक गई। हंस बिजली सी चमक गई, तो यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो हमारे पास में क्या है, सी का प्रयोग किया गया है, तो इस वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। सातवां हमको दिया गया है, बालक सिंह सा निर्भीक है। सा आया, तो इस वजह से ये भी हमारा क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। पेपर में अधिकतर आपसे उपमा अलंकार पूछा जाता है, मानवीकरण पूछा जाता है। इसके बाद क्या है, आठवां, वन हंस रहा था वसंत में। अब वन है, वन मतलब क्या है, जंगल है, तो क्या कोई जंगल हंस सकता है? नहीं हंस सकता। तो यहाँ पे आपको पता ही चल गया होगा, मानवीकरण हमारा हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। नौवां है, पग पग पर कांटे बिछे थे। पग पग पर कांटे बिछे थे, तो आपको बता देते हैं यहाँ पर हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पग पग को क्या किया गया है, 2 बार यूज किया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने 10वें पे। तो यहाँ क्या है, आंसू की नदी बहा दी। आंसू की नदी बहा दी, क्या ये संभव है कि कोई व्यक्ति रोए और रो करके आंसुओं की नदी बहा दे? ठीक है, अपने हिसाब में झरना बहा रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बात क्या कही गई है, बढ़ा चढ़ा के कही गई है। और मैंने आपको पहले ही बताया है, जब भी बात क्या करें, बढ़ा चढ़ा के कहें, तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार हमारा हो जाता है। इसी के साथ में 11वां हमको दिया गया है, क्या है, उपमा अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पीपर पात सरिस मन डोला।
क्या लिख देंगे, पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा उपमा अलंकार का एक उदाहरण। चलिए, रूपक का एक उदाहरण हमको देने के लिए कहा गया है। तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। जब श्री कृष्ण छोटे थे तो चंद्रमा को देखकर अपनी माता से बार बार ये विनती कर रहे थे, कह रहे थे कि हे माँ, मुझे तो यही चंद्र खिलौना चाहिए। वही बात यहाँ कही गई है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। इसके बाद में 13वां है अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो स्पष्टीकरण में आपको बता दें, यहाँ पे चा वर्ड को बार बार दोहराया गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाता है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई निशाचर गए भाग। तो यहाँ पे क्या है, कह रहे हैं कि जैसे ही हनुमान की पूंछ में आग लगी तुरंत सारी लंका जलने लगी और जो निशाचर थे वो भाग गए। ऐसा संभव ही नहीं है। यहाँ पे चीजों को क्या किया गया है, बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, इस वजह से ये अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। हमारे पास में 16वां प्रश्न है, कमल सा मुख में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे सा आया है, तो इसलिए ये आपका कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार हो जाता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं 17वें प्रश्न पे। कहाँ है, जहाँ मनो मानो जनो जानो जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, वो अलंकार कौन सा होता है। तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है, ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सारी चीज़ें एक एक चीज़ क्लियर होती जा रही हैं, देखिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है। इसके बाद में हमें क्या दिया है, एक ही वर्ण बार बार आवृत्ति से बनने वाला कौन सा अलंकार होता है। तो आपको बता दें, जहाँ पर एक ही वर्ण बार बार रिपीट होता है, अभी ऊपर आके बताया था मैंने, चारु चंद्र की चंचल किरणें, एक ही वर्ण को बार बार रिपीट किया गया है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। 20वां है असाधारण बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करने वाला अलंकार, तो इसको क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो इसी के साथ में अलंकार के मैंने 20 PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। इसी के साथ में अलंकार हमने पूरी तरीके से समाप्त कर लिया। चलते हैं इसके PYQ क्वेश्चन की तरफ, जिसके बाद में आपका पूरा अलंकार बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो वाक्य, वाच्य और अलंकार हमने समाप्त कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने पद परिचय की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का आपके पेपर में आता है, 4 से 5 नंबर का, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और जितने लोग अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। ऐसी ही वीडियोस लेके आऊँगा, बोर्ड एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन कराऊँगा, एक एक शॉर्ट में सारी चीज़ें कंप्लीट कराऊँगा। लेकिन आपको करना इतना है कि आपको हमें सपोर्ट करना है। सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों की सहायता से, आप लोगों की मदद से हमारे चैनल गुरुकुल की पाठशाला ने अपने 1K सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं। तो उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। चलते हैं पद परिचय की तरफ। तो पद परिचय को समझने से पहले शब्द और पद का भेद समझना आवश्यक है। शब्द क्या होता है, वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। जैसे हमारे पास में क्या है, सा है, आधा बा है और दा है। जब सही तरीके से मिलाया गया तो एक वर्ण बन गया, जिसको हमने क्या कहा, शब्द। लेकिन अगर हम क्या करें, सा दा बा को मिलाएंगे तो कुछ बनेगा नहीं। तो यही चीज कही गई है कि वर्णों के सार्थक मेल को ही क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब बात आती है पद क्या है। तो जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयुक्त हो जाता है तब उसे कहते हैं पद। ठीक है, जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयोग किया जाता है तो उसको पद कहा जाता है। कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वह पद बन जाता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि शब्दों के मेल से हमारा क्या बनता है, वाक्य बनता है। और वाक्य जब हमारा बनता है उसमें सही व्याकरण का प्रयोग होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं कुछ उदाहरण की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, चिंटू खाना खा रहा है। तो चिंटू खाना
खा रहा है, सारे हमारे शब्द हैं और जब इनको सही तरीके से मिलाया तो एक वाक्य बन गए, अर्थात एक पद बन गए। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। पद परिचय में बात आती है क्या क्या चीजें हमें पढ़नी होती हैं और कैसे पेपर में हमें लिखना होता है। हर एक चीज मैं कराऊंगा, आपको PYQ क्वेश्चन भी कराऊंगा, बस आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है। तो सबसे पहले बात करें संज्ञा की, तो संज्ञा भेद, इसमें लिंग वचन कारक, तीन चीजें हमें बतानी होती हैं। लिंग वचन कारक, लिंग का मतलब क्या है कि पुरुषवाचक है या स्त्रीवाचक है, ठीक है। वचन का मतलब क्या है, एक वचन है या बहुवचन है। कारक का मतलब क्या है, इसमें कौन सा कारक प्रयोग हुआ है। इसी तरीके से दूसरा हमारे पास सर्वनाम है जिसमें सेम वचन कारक हमें दिया गया है। तीसरे नंबर पे है विशेषण, इसमें भी वही चीजें हैं, ठीक है। इसमें विशेषण में एक चीज याद रखिएगा, इसमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों का भी हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। चौथे नंबर पे हमारे पास आता है क्रिया, तो इसमें भी लिंग वचन, एक नई चीज जुड़ जाती है, क्या, काल। काल क्या है, आपका वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्य काल है, मतलब प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, उसके बारे में हमें पढ़ना होगा। और इसके बाद पांचवें नंबर पे है अवयव, ठीक है। तो अवयव के बारे में भी हमको पढ़ना होगा। तो चलिए एक एक करके सभी को कंप्लीट करते हैं अपनी इस वीडियो में। सबसे पहले बात आती है हमारे पास संज्ञा की। तो संज्ञा क्या है, जब किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जब किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान आदि के नाम का प्रयोग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, रोहन घूम रहा है, रोहन घूम रहा है, तो रोहन यहाँ पे क्या है, संज्ञा है। घोड़ा तेज दौड़ रहा है, घोड़ा क्या है, संज्ञा है। बुढ़ापे में व्यक्ति बच्चा बनता है, तो बुढ़ापा एक क्या है, अवस्था है, ठीक है। और व्यक्ति एक क्या है, यहाँ पे नाम की बात कही जा रही है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। अब इसमें कुछ अलग अलग प्रकार हैं जिनके आधार पे हम पता कर सकते हैं ये कौन सी संज्ञा है। तो इसमें कुछ अलग अलग नाम है, कुछ अलग अलग प्रकार हैं जिनके आधार पे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी संज्ञा है। तो सबसे पहले बात आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा की, दूसरे नंबर पे आती है जातिवाचक संज्ञा, तीसरे नंबर पे आता है भाववाचक संज्ञा, चौथे नंबर पे समूहवाचक और पांचवें नंबर पे द्रव्यवाचक संज्ञा आता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरफ। तो क्या कहा जाता है इसमें कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान विशेष के नाम का ज्ञान होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे राम, आगरा, दिल्ली, मोदी जी, हिमालय, पृथ्वी आदि। तो ये सभी क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जहाँ पे किसी प्राणी का नाम, व्यक्ति का नाम या वस्तु का नाम जो है इनके बारे में पता चले तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या दिया है, जातिवाचक संज्ञा। तो क्या कहते हैं, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध कराती है उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने कहा बालक, अब बालक में बहुत सारे बालक हैं, हर कैटेगरी के बालक आएंगे ना। हमने कहा अध्यापक, अब इसमें हर सब्जेक्ट के अध्यापक आएंगे। शहर का बात कहें तो कौन सा शहर है, सारे शहर आएंगे। आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। लड़का, नदी, पर्वत, सागर, ये सारे क्या है, एक जाति को दिखा रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। अगले नंबर पे हमारे पास आ जाता है हमारे पास भाववाचक संज्ञा, जहां पे हम भाव की बात करते हैं। जैसे मित्र, ठीक है, तो दोस्त हुआ, ठीक है। मित्रता क्या है, एक भाव है। अपना, ठीक है, अपना क्या है, कोई व्यक्ति है जो अपना है, ठीक है, लेकिन अपनापन क्या है, एक भाव है। तो वही चीज यहाँ पे कही जा रही है। जैसे, ठीक है, हम क्या कहते हैं कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, तो प्रेम एक क्या है, भावना ही तो है, ठीक है। तो ये चीज बताई गई है। भाववाचक संज्ञा क्या है, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा। उदाहरण की बात करें, बचपन, अपनापन, प्रेम, मित्रता, सफाई आदि, ये सारे हमारे
हमारे क्या हैं, ये भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। दूसरे नंबर पे है समूहवाचक संज्ञा। तो आपको बता दें, इसमें पूरी कम्युनिटी की बात कही जाएगी। वह शब्द समूह जिसका उपयोग, यहाँ उपयोग गलत है, इस तरीके से उपयोग लिखेंगे, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। कुछ गलतियां हो जाती हैं जब पीडीएफ तैयार की जाती है, तो आप परेशान मत होइए, मैं एक एक चीज़ आपको बताता चलूँगा। तो यहाँ पे क्या कहा है, वह शब्द समूह जिसका उपयोग किसी वस्तु व्यक्ति के समूह का बोध कराए समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, जब किसी ग्रुप की बात की जाए तो वहाँ क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे सभा, कक्षा, सेना, मेला, दर्जन, झुंड, तो ये सारे क्या है, समूह की बात कर रहे हैं। तो इसी के साथ में हमारा संज्ञा कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं इसी के साथ में सर्वनाम की तरफ। सर्वनाम हमारे पास क्या दिया गया है, क्या के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, ये, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, वह, हमारा आदि, ये सारे शब्द हमारे जो हैं ये सर्वनाम कहलाते हैं। तो सीधी सी बात है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो मैं खाना खाने जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे नाम नहीं दिया है, तो मैं दिया है ना, तो मैं का मतलब क्या, ये सर्वनाम है। तुम क्या कर रहे हो, क्या दिया है अगला हमारे पास में, तुम क्या कर रहे हो, तो तुम एक क्या है, सर्वनाम है। तुमने चैनल को सब फॉलो किया कि नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तुम सबने चैनल को फॉलो किया कि नहीं, तो यहाँ पे क्या है, ये भी हमारा एक क्या है, तुम जो लगा है, तो इसलिए सर्वनाम हो जाएगा। आप सभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए। आप सभी के लिए बहुत ही शानदार तरीके से बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कराने की जिम्मेदारी हमारी है, चैनल के साथ जुड़ने की जिम्मेदारी आपकी। तो चलिए चलते हैं सर्वनाम के भेद की तरफ। तो क्या है हमारे पास में, तो सबसे पहले बात आती है पुरुषवाचक सर्वनाम की, ठीक है, तो इसमें क्या है, मैं, मेरा, हम, तुम, वह, वह, उनका आदि जैसे शब्दों का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम भी तीन तरीके के होते हैं हमारे, एक होता है उत्तम पुरुषवाचक, एक होता है मध्यम पुरुषवाचक और एक होता है अन्य पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक सर्वनाम भी हमारे कितने होते हैं, तीन हो जाते हैं। कौन कौन सा, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक का मतलब होता है जो बोल रहा है, बोलने वाला, उदाहरण के लिए मैं, हम, ठीक है। मध्यम में क्या है, सुनने वाला, तो यहाँ पे तुम और आप जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। अन्य में जिसके बारे में बात की जा रही है, इससे वह और वह आदि जैसे शब्दों का यहाँ प्रयोग करेंगे। तो हमें पता चल गया कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, जिसमें मैं, मेरा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ डबल मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा। मैं, मेरा, हम, तुम, वह, वह, उनका आदि जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इनमें तीन प्रकार के हमारे पुरुष सर्वनाम होते हैं, ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम में बोलने वाले व्यक्ति की बात की जाती है, जो बोल रहा हो, जैसे मैं, हम। मध्यम में सुनने वाले की बात की जाती है, जैसे तुम, आप। मैं बोल रहा हूँ तो मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हूँ, आप सुन रहे हैं तो आप उत्तमवाचक पुरुष सर्वनाम है। और किसकी बात हो रही, व्याकरण की, तो व्याकरण यहाँ पे क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो इस सेकेंड नंबर पे निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें वह, ये, वह, वे आदि जैसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एक चीज बता दें, निश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है, इसमें कोई चीज हमें कन्फर्म बताई जाती है, ठीक है, इसमें कोई संभावना नहीं होती कि शायद वो चीज कुछ और हो सके, तो इसीलिए इसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में संभावना रहती है कि शायद वही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कह दूं, लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वो 99% ले करके आएंगे, ठीक है, तो जितने लोग सब्सक्राइब करेंगे 99% ले करके आएंगे। इसमें क्या है, निश्चितता नहीं है भाई, क्योंकि आपकी परिश्रम भी तो काम आएगी। ऐसा थोड़ी ना चैनल को सब्सक्राइब कर लिया 99 आ जाएंगे, उसके लिए आपको मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक में आपको कुछ नहीं करना, ये साइन आपको पीछे मिल जाएगा, या क्या, कौन, कैसे, किसको आदि जैसे शब्द हमको
देखने को मिलेंगे। पांचवें नंबर पे है संबंधवाचक सर्वनाम, तो जिसकी, उसकी, वह, जो, वैसी, तैसी आदि जैसे शब्दों का प्रयोग हम इसमें करते हैं। छठे नंबर पे है निजवाचक सर्वनाम, तो खुद, स्वयं, अपने आप, स्वतः जैसे शब्दों का, इसमें मतलब एक तरीके से क्या कहें कि हमारा पर्सनल कोई चीज बताया जाता है, जिसके ओनर हम खुद होते हैं, मालिक हम खुद होते हैं। तो निज मतलब अपना, ठीक है, एक ऐसा सर्वनाम जिसमें अपनी चीजों की बात कही जाती है। तो ये हो जाते हैं हमारे सर्वनाम के भेद। चलते हैं इसी के साथ में हम विशेषण की तरफ, और एंड में सबके क्वेश्चन पद परिचय पूरा कंप्लीट करेंगे PYQ क्वेश्चन के साथ में। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, एक एक चीज को समझते जाइए। तो अब बात आती है हमारे पास विशेषण की, तो क्या है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। उदाहरण क्या है, राधा सुंदर है, तो राधा क्या है, यहाँ पे संज्ञा है और इसकी विशेषता क्या है, सुंदर है। तो राधा यहाँ पे विशेष्य है और सुंदर यहाँ क्या है, विशेषता है। एक चीज याद रखिएगा, जो जिसकी बात करेंगे वो विशेष होगा, और जो इसके मतलब जो उसकी क्वालिटी बताएंगे उसे विशेषता कहेंगे। अगला क्या है, मोहन अच्छा गाता है, मोहन विशेष है और अच्छा इसकी विशेषता हो जाएगी। राकेश एक लंबा लड़का है, तो राकेश यहाँ पे विशेष है और लंबा होना उसकी क्या है, विशेषता हो जाएगी। इसमें एक चीज याद रखिएगा कि इसमें कैसा, कैसी, कितने, कौन सा, कुछ इस तरीके के गुणों की बात करते हैं, जैसे वह कैसा है, ठीक है, वह कैसी है, कितने लोग थे, कौन सी जगह है, तो कुछ ऐसे शब्दों का हम क्या करते हैं, इसमें प्रयोग करते हैं। इसी के साथ चलिए चलते हैं विशेषण के भेद की तरफ। तो आपको बता दें, विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा संकेतात्मक विशेषण हमारे पास हो जाता है। गुणवाचक विशेषण की बात करें तो इसमें रंग, हवादार, शांत, मोटा, ठंडा, भव्य, विशाल, कुशल, आलसी, ऐसे शब्दों का प्रयोग यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि ये सभी एक तरीके के गुण को रिप्रेजेंट करते हैं। संख्यावाचक की बात करें तो इसमें संख्या की बात आएगी, ठीक है। अब संख्या भी 2 तरीके की होगी, एक निश्चित और एक क्या होगी, अनिश्चित। जैसे कहा कुछ, कई, ठीक है, बहुत, तो ये सारी चीज़ें क्या है, निश्चित नहीं है कि कितने हैं, तो ये अनिश्चित हो जाएगी। और जब कहें 1, 5, 4, 3, 2, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, निश्चित हो जाएंगे। तो संख्यावाचक विशेषण 2 होंगे, एक होगा अनिश्चित संख्यावाचक और एक होगा निश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक की बात करें तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। मतलब जैसे कम, थोड़ा, कुछ, अधिक, तिनक, जरा सा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या अनिश्चित हैं। और जब भी बात करें 1 मीटर, 2 मीटर, 1 किलो, 4 लीटर, तो ये सारे क्या है, निश्चित हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, संख्यावाचक और परिमाण में यही अंतर होता है। इसमें हम क्या करते हैं, किसी वेट की बात करते हैं, ठीक है, वेट मतलब एक तरीके से वजन की बात करते हैं या नंबर की बात करते हैं या किसी वस्तु से रिलेटेड कोई बात करते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद क्या है, घटनात्मक या संकेतात्मक, ठीक है, जैसे मैंने कहा थोड़ा सा, कुछ, अधिक, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारी, हम इशारा ही कर रहे हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, थोड़ी चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो संकेतात्मक कहलाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें एक चीज़ घटनात्मक, संकेतात्मक विशेषण, यह घर, ये छात्र, वह घर, वह कुर्सियाँ आदि जैसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो इसी के साथ में हम चलते हैं क्रिया की तरफ। क्रिया में हमारे पास में क्या है, हमें पता है कि क्रिया हमारी 2 होती है, एक होती है सक्रियक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो सक्रियक क्रिया में आपको बता दें, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, बनाना, बुनना, देना, तोड़ना आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आक्रामक में हंसना, रोना, भागना, दौड़ना, कूदना, उछलना, बैठना आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बात करें इनके गुणों की, इनकी पहचान की, तो जिसके साथ हमेशा क्या होता है, कर्म होता है, और दूसरा क्या है, पराभावकर्ता के अलावा किसी और पे भी पड़े, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे शीला पानी पी रही है, तो शीला पानी पी रही है, ठीक है। तो शीला क्या कर रही है, कर्म कर रही, कौन सा कर्म कर रही है, पानी पीने का कर्म कर रही है। इसी तरीके से आक्रामक क्रिया है जहाँ कर्म नहीं होता, ठीक है, जहाँ पे कर्म की बात ना की जाए वहाँ की बात आती है। तो यहाँ क्या है, ठीक है, जैसे क्या कहते हैं, शीला हंसती है,
पे शीला क्या कर रही है, हंस रही है। ठीक है, तो पराभाव जब कर्ता के ऊपर भी पड़ता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, आक्रामक क्रिया कहते हैं। परेशान मत होइए, अभी जब बहुत सारे उदाहरण करेंगे तो चीज़ें अपने आप ही क्लियर होती चली जाएंगी। तो इसी के साथ में अगले नंबर पे हमारे पास आता है कारक। आपको बता दें कारक हमारे कई होते हैं, सभी को एक एक करके समझेंगे और एक चीज़ उनके बगल में ही ये पहचान उनकी लिखिए कि कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो आपको बता दें कर्ता ने कर्म को कर्ण के से द्वारा संपदान के लिए अपादान से जुदाई संबंध का काकी के रारी रे अधिकरण में पर ठीक है, संबोधन रे ओ अरे हे। ठीक है, मतलब क्या कहते हैं कि कर्ता जो होगा, कर्ता के साथ ने का प्रयोग होगा, कर्म के साथ को का प्रयोग होगा, कर्ण के साथ में के और से का प्रयोग होगा या द्वारा का प्रयोग होगा, संपादन का के लिए प्रयोग होगा, अपादान के साथ में से ठीक है प्रयोग होगा, संबंध कहे तो का की के आदि जैसे शब्द प्रयोग होंगे, अधिकरण में पर जैसी चीज़ें यूज़ करेंगे। ठीक है, और संबोधन क्या होगा, संबोधन की पहचान एक्सक्लेमेटरी साइन से हम लगाते हैं। तो ये याद रखिएगा, उदाहरण अभी करेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। परेशान बिल्कुल मत होइए क्योंकि हाइपर होके कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने जिम्मेदारी ली है तो मैं एक एक चीज़ कराऊंगा। इसके बाद ही हमारे पास क्या आता है, लिंग। संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति का होने का पता चलता है या बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग और दूसरा हमारे पास होता है पुल्लिंग। एक चीज यहां बता दें, पुल्लिंग इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका पुल्लिंग, तो याद रखिएगा। तो चलिए इसी के साथ में चलते हैं हम अपने वचन की तरफ। ठीक है, तो वचन हमारे क्या है, दो होते हैं, आपको पता है। जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या बताई जाती है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, तो वचन कितने होते हैं, दो, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में केवल एक व्यक्ति की बात कही जाएगी और बहुवचन में बहुत सारे व्यक्तियों की बात कही जाती है। इसी के साथ में हमारे पास अगले नंबर पे है काल। तो आपको पता है काल हमारे कितने होते हैं, तीन होते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से या रूप में कार्य होने या करने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। काल मतलब यहाँ भूत मत समझ लीजिएगा, काल का मतलब समय है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल में मतलब क्या है, कोई काम अभी करंट टाइम में चल रहा होता है तो इसको वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल का मतलब होता है कि कोई कार्य पिछले बीते हुए समय में समाप्त हो चुका है और भविष्य काल का मतलब होता है कि कोई कार्य भविष्य में होगा। तो इसमें है होती है इसकी पहचान, था होती है भूतकाल की पहचान और गा होती है भविष्यकाल की पहचान। के साथ में पद परिचय हमारा समाप्त हो जाता है। एक एक चीज मैंने समझा दी। अब चलते हैं पद परिचय के PYQ क्वेश्चन की तरफ और इसी के साथ में हिंदी व्याकरण का एक पार्ट हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 15 नंबर की चीजें आपको मैंने करा दी। तो चलिए PYQ कंप्लीट कर लेते हैं पद परिचय का। तो पहला है राम स्कूल जाता है। तो यहाँ पे राम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की यहाँ पे बात कही जा रही है। राम एक क्या है, पुल्लिंग है। राम कितने हैं, केवल एक, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। राम क्या कर रहा है, स्कूल जाता है, तो वो काम कर रहा है, तो इसलिए ये क्या है, कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या हुआ, राम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग को दिखाता है, एक वचन कर्ता कारक हो जाता है। बात करते हैं इसी के साथ में दूसरे की, तो वह धीरे धीरे चलता है। क्या दिया है, वह धीरे धीरे चलता है। तो धीरे धीरे में हमें बताना है। ठीक है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है ये, क्योंकि धीरे धीरे चलना एक रीति के अंदर आता है। क्रिया क्या कर रहा है, चलता है, तो ये हमारा हो जाएगा। इसी के साथ में हम चलते अपने पास तीसरा जो हमको दिया गया है, क्या है, हम कल दिल्ली जाएंगे। हम कल दिल्ली जाएंगे, इसमें हम शब्द का पद परिचय देना है। तो ये हम जो है ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैंने जब आपको सर्वनाम पढ़ाया था तो 3 पढ़ाया था, तीनों आपको अच्छे से समझाए थे, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये कौन सा सर्वनाम है। इसके साथ में हम क्या है, पुल्लिंग के लिए
प्रयोग होता है और हम में बहुत सारे लोग आते हैं तो इसलिए बहुवचन हो जाता है। दिल्ली जा रहे हैं तो इसलिए कारक कौन सा होगा, कर्ता कारक हो जाएगा। इसी के साथ में चौथा हमें दिया है वह लाल फूल है। क्या है, वह लाल फूल है। तो गुण क्या है, यहाँ फूल का गुण क्या है, वो लाल कलर का है तो इसलिए गुणवाचक विशेषण हो जाएगा फूल। ठीक है, लाल तो ये पुल्लिंग को दिखा रहा है, कितने फूल हैं, एक, तो एक वचन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। इसी के साथ पांचवा हमको क्या दिया गया है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो मैदान में जो शब्द है इसका पद परिचय देना है। तो मैदान एक क्या है, जातिवाचक संज्ञा को दिखाता है, पुल्लिंग है, एक वचन है और अधिकरण कारक का इसमें प्रयोग किया गया है। इसी के साथ चलते हैं छठे एग्जाम्पल पे। छठा एग्जाम्पल है राधा गाती है। तो राधा यहाँ पे गाती है, राधा एक क्या है, स्त्रीलिंग है, एक है तो एक वचन हो जाएगा, अन्य पुरुष, और अभी करंट में वो क्या कर रही, गाना गा रही है, इसलिए वर्तमान काल हो जाएगा और क्रिया क्या हो जाएगी, अक्रमक क्रिया हो जाएगी। मैंने आपको दो क्रिया पढ़ाई थी, सक्रिमक क्रिया और अक्रमक क्रिया। इसी के साथ में आठवां हमको दिया गया है अरे तुम कब आए। तो अरे का हमें बताना है। तो यहाँ पीछे मैंने आपको बताया था अगर ये साइन कहीं भी दिखे तो ये विस्मयादि बोधक अवयव होता है, साथ ही इसमें आश्चर्य के भाव प्रकट हो रहे हैं। इसी के साथ में हमें दिया गया है क्या है, श्याम ने आम खाया। श्याम ने आम खाया। तो आम एक क्या है, जाति है, पुल्लिंग है, एक वचन है और यहाँ आम खाया तो एक कर्म कर रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। इसी के साथ नौवां हमको दिया गया है यह पुस्तक मेरी है। क्या है, यह पुस्तक मेरी है। तो इसमें मेरी क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, पुस्तक स्त्रीलिंग है, मेरी कहा गया तो मेरी स्त्रीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वचन है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। इसी के साथ दसवां है मोहन लिखता है। तो मोहन क्या है, एक हमारा सक्रिमक क्रिया है, पुल्लिंग है और एक वचन है और वर्तमान काल को यहाँ दिखाता है। इसी के साथ बात करें 11वें की तो क्या है, वह बुद्धिमान है, वह बहुत बुद्धिमान है। तो वह क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर रहा है तो कर्ता कारक है। ठीक है, बुद्धिमान है तो कर्ता कारक हो जाएगा। 12वां है बालक छत पर खड़ा है। तो छत पर बताना है तो ये एक जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और अधिकरण कारक को हमें दिखाता है। इसी के साथ में 13वां हमको दिया है शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो विस्मयादि बोधक अव्यय है और इसमें हर्ष, खुशी की बात पता चल रही है तो हर्ष सूचक हो जाएगा। इसी के साथ में हमको दिया है 14वां मेज पर 5 की पुस्तकें हैं। मेज पर 5 पुस्तकें हैं। तो 5 क्या है, फिक्स है ना, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, पुस्तकें विशेष की विशेषता हो जाएगा। इसी के साथ 15वां है सीता सुंदर लिखती है। सुंदर तो एक क्या है, रीति क्रिया विशेषण कहलाएगा, लिखती है यहाँ पे क्या है, क्रिया का कार्य कर रहा है। के साथ 16वां है मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो वहां नहीं जाऊंगा मतलब कोई स्थान है तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, और क्रिया के स्थान की सूचना दी जा रही है। इसी के साथ बात करते हैं 17वें प्रश्न की। 17वां हमारे पास में है सैनिक देश की रक्षा करते हैं। सैनिक एक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, बहुवचन है और कर्ता कारक हो जाएगा। इसी तरीके से 18वां हमको दिया गया है गिलास में थोड़ा दूध है। तो ये अनिश्चित है कि कितना दूध है, तो अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। ठीक है, और यहाँ दूध विशेष की विशेषता है। इसी के साथ में 19वां हमें दिया है क्या कहते हैं, रीता और गीता पढ़ रही हैं। तो समानाधिकरण है क्योंकि दोनों में समानता बताई गई है और दो अव्यव संज्ञाओं को जोड़ा गया है। इसी के साथ 20वां और आखिरी हमको उदाहरण दिया है हिमालय ऊंचा है। तो हिमालय क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, एक वचन और कर्ता कारक को दिखा रहा है। तो इसी के साथ में हमने पद परिचय के 20 महत्वपूर्ण उदाहरण कर लिए। इसी के साथ में पूरी हिंदी व्याकरण हमने कंप्लीट कर ली, वो भी एक वीडियो में। वाच्य पढ़ लिया, अलंकार पढ़ लिया, पद परिचय पढ़ लिया और सारी चीजें, वाक्य भी पढ़ लिया, हर एक चीज को कंप्लीट करा दिया है। इसी तरीके से नई वीडियो के लिए, वन शॉट साइंस की वीडियो के लिए, मैथ की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहें और आपके अपने चैनल गुरुकुल की पाठशाला को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ में चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।